वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में हम बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग बोलते पीडीएफ नहीं मिला, देखिए इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए टेलीग्राम पर जाकर आप जब डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ से जो है आपको पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले जो है महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। वहीं अगर हम गुप्त वंश की बात करें, देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से क्या याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे इनके शासनकाल में फाह्यान आए थे, जो कि प्रथम चीनी यात्री थे जो कि भारत में आए थे। कौन? फाह्यान। और वहीं अगर हम कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। तो देखिए चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। एक प्रश्न से आप जितने प्रश्न को लिंक कर पाए, हमने पहले भी आपसे कहा था कि एक प्रश्न से जितने प्रश्न को अगर आप लिंक कर पाएंगे सबसे अच्छा तरीका होगा चीज़ों को याद रखने का। ये दूसरा प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किस वंश के शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश के शासकों ने जो है रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन ने देखिए हर्षचरित की रचना नहीं की है। हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना नहीं की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के एक महान शासक थे और इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। कौन थे? इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ही जो है इनका जीवन चरित्र का वर्णन किया है हर्षचरित में। तो हर्षचरित की रचना की है बाणभट्ट ने, न कि हर्षवर्धन ने। और वहीं अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो देखिए इन्होंने 3 नाटकों की रचना की है। कितने? 3 नाटकों की रचना की है। वहीं 3 नाटक कौन कौन से हैं? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों हर्षवर्धन के लिखे नाटक हैं। और जो हर्षचरित है यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो आपको उम्मीद है कि कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न अब नहीं बचा होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए कुछ दिन पहले ही हमने यह प्रश्न आपसे पूछा भी था और आप में से अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम औरंगजेब की और बात करें तो देखिए औरंगजेब ने ही जजिया कर दोबारा लगाया था। क्या किया था? जजिया कर इसने दोबारा लगाया था। इसने ही गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। किसकी? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। और जो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, कहाँ पर? बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने ही करवाया था। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगजेब का जो मकबरा है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये आपको याद रखना होगा, कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो देखिए अकबर के दरबार में 3 प्रमुख चित्रकार रहते थे। एक थे अब्दुल समद, दूसरे थे दसवंत और एक थे बसावन। देखिए दसवंत और बसावन का नाम बार बार पूछा जाता है। ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। और इनमें से दसवंत ने जो है आत्महत्या कर ली थी। सही जवाब क्या हो जाएगा, दसवंत ने जो है आत्महत्या कर ली थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में बात करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है,
परिवार का केवल एक व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, बिल्कुल गलत है। देखिए, इसमें परिवार का एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकता है। तीसरा है, अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की गारंटी मिलती है, बिल्कुल सही। देखिए, पहला सही है और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की शिशु मृत्यु दर जो थी सबसे कम थी? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में जो मृत्यु दर थी वो सबसे कम थी। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि देखिए, हाल ही में 2019 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, और दोस्तों सबसे अधिक अच्छी स्वास्थ्य सेवा वाला राज्य हमारा कौन बना था? यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे हमारा जो नंबर 1 राज्य था वो केरल ही था। तो केरल को याद रखना, यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है भारत में सबसे बेहतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र सहवाग के बाद वह कौन भारतीय बल्लेबाज हैं जिसने 13 शतक बनाने का गौरव अर्जित किया? देखिए, टेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेस्ट मैच की बात हो रही है। तो देखिए, वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज बने वो बने करुण नायर। आपने जरूर नाम सुना होगा। इन्होंने 303 यानी कि 303 रन बनाए थे नाबाद। 303 बनाने के बाद जो पारी घोषित कर दिया गया था, आपने यह मैच हो सकता है ज़रूर देखा हो। तो करुण नायर जो थे, इन्होंने 13 शतक लगाया है। इसके अलावा दोस्तों विराट कोहली, सुरेश रैना और गौतम गंभीर ने 13 शतक टेस्ट में नहीं लगाया है। तो ये बात याद रखनी है। और वहीं पर हम बात करेंगे टेस्ट में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो देखिए, टेस्ट में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है ब्रायन लारा के नाम। चार्ल्स ब्रायन लारा के नाम है। 400 रन बनाने का रिकॉर्ड है टेस्ट मैच में। ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक फैला हुआ है? देखिए, अगर हम ये पृथ्वी की बात करें तो सबसे अधिक क्या फैला हुआ है? पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर, कितने? 1/3 भाग पर जो है, देखिए 4 में से कितने? 3 भाग पर क्या बसा हुआ है? समुद्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक फैला हुआ है समुद्र। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 4 भाग में से लगभग 3 भाग पर क्या है? हमारा समुद्र बसा हुआ है। तो 3/4 पर समुद्र है और 1 हिस्से पर जो है बाकी स्थलीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, कृषकों यानी कि किसानों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसानों यानी कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। देखिए, शेरशाह सूरी अपने प्रशासन के कारण ही जाना जाता है और इसने ही किसानों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें, देखिए शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अकबर का अग्रगामी किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ये प्रश्न आपको याद है, फिर भी हम आपको रिवाइज कराते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक की योजना नहीं थी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की नहीं थी? देखिए, पहला है राजधानी परिवर्तन। देखिए, राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक की योजना थी। इसने अपनी राजधानी को कहाँ पर शिफ्ट किया था? इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद, कहाँ पर? दौलताबाद ही अपनी राजधानी को ले गया था। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा का चलन। जी हाँ, इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन करवाया और इसने दोआब में कर वृद्धि भी की थी। यह भी तुगलक की योजना थी। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की। तो जो दीवाने बंदगान विभाग है यह तुगलक की योजना नहीं थी। किसकी योजना थी? यह फिरोज शाह तुगलक की योजना थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की योजना थी दीवाने बंदगान। अब देखिए, दीवाने बंदगान को दास विभाग के नाम से जाना जाता था। क्या? दीवाने बंदगान को दास विभाग, आप बंदी भी कह सकते हैं, दास विभाग कहा जाता था दीवाने बंदगान की, और यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था विभाग था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यह मोहम्मद बिन तुगलक की योजना नहीं थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, एक राज्य दिया हुआ है, एक तरफ संस्थापक दिया हुआ है।
तो गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा की स्थापना की थी कुली शाह ने, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बरार की स्थापना की थी फतेह उल्लाह इमाद शाह ने, तो 2 का 1 बी का 1 हो जाएगा। बीजापुर की स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह ने, तो चौथा सही हो जाएगा। और अहमदनगर की स्थापना की थी मलिक अहमद ने, तो इसका ये सही हो जाएगा। तो ए का 2 बी का 1 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर हम कूट देखें तो ए का 2 बी का 1 सी का 4 डी का 3, ऑप्शन नंबर जो बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो BSSC मेंस का एग्ज़ाम है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और सभी प्रश्न का उत्तर देते हुए चलना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? शंकराचार्य यानी कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सही सुमेलित नहीं है? देखिए 4 मठों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना। देखिए पहला है ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ, बिल्कुल सही। देखिए जो ज्योतिषपीठ है वो बद्रीनाथ में है। गोवर्धन पीठ जो है वो श्रृंगेरी है। देखिए श्रृंगेरी कहाँ पर स्थित है? श्रृंगेरी उड़ीसा कहाँ पर स्थित है? श्रृंगेरी उड़ीसा में स्थित है, जहाँ पर यह पुरी, देखिए उड़ीसा के कहाँ पर है? पुरी में। आपने पुरी सुना होगा, जो कि जगन्नाथ मंदिर से ही सुमेलित है। चौथा है श्रृंगेरी पीठ। देखिए पहला सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित है, और चौथा जो है श्रृंगेरी पीठ जो है यह कहाँ पर है? श्रृंगेरी एक कर्नाटक में स्थित है। डी भी सही है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है शारदा पीठ, यह पुरी में नहीं है। देखिए जो शारदा पीठ है यह द्वारका गुजरात में स्थित है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? शारदा पीठ जो है यह पुरी में नहीं बल्कि द्वारका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को महमूद ए इलाही कहा जाता है? किस सूफी संत को महमूद ए इलाही कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया यानी कि जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में जो है इनकी दरगाह भी स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर ने जिहाद यानी कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो देखिए बाबर के 4 प्रमुख युद्ध ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, और इसी में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अब बात करें खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, यानी कि 27 में खानवा का युद्ध हुआ। 28 में चल दिया, यानी कि 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, और 29 में घर गया, यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध। तो देख लीजिए 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। तो खानवा के युद्ध में ही इसने जिहाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चांद बीबी संरक्षक शासिका थी किस जगह स्थान की? तो देखिए जो चांद बीबी थी यह अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की? अहमदनगर। और अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने, ये भी याद रखना है। अब देखिए यहीं पर हम बात करें कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका थी वो थी रज़िया सुल्तान। कौन थी? रज़िया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने आपको यहाँ से याद दिला दिया है। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ ने परगना और सरकार जो कि जिला है के बीच एक इकाई का निर्माण किया था, उसका नाम क्या है? देखिए शाहजहाँ ने परगना और जिला के बीच एक इकाई का निर्माण किया था, उस इकाई का नाम क्या है? तो देखिए उस इकाई का नाम था चकला। चकला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए शाहजहाँ से एक प्रश्न मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, शाहजहाँ के शासनकाल को क्या कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य का स्वर्ण युग। अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये 3 प्रश्न घुमा फिरा के परीक्षा में पूछे जाते हैं, और अधिकांश बार जो है छात्र गलती करते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको अगर हमेशा याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में प्रचलित मुद्रा के बारे में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना। देखिए मध्यकाल में जो प्रचलित मुद्रा थी उसके बारे में असत्य कथन का चयन करना। देखिए पहला है, शेर शाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा जाता है। देखिए बिल्कुल सही है। सोने का सबसे बड़ा सिक्का इलाही था, ये भी सही है।
चौकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता था, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है सोने का सबसे छोटा सिक्का जीतल था, देखिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, जो जीतल था दोस्तों ये सोने का सिक्का नहीं था, जीतल तांबे का सिक्का था। किसका सिक्का था? तांबे का सिक्का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है यह असत्य कथन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। सही कथन बताना है। तो देखिए पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंततोगत्वा उद्देशिका बनी, देखिए बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, सही है। दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, देखिए इसका संशोधन किया गया है। और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं किया जा सकता, देखिए इसमें हमारा 1 to 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो देखिए जो हमारा अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और यह किसको प्राप्त है? देखिए यह भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा, यह भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है 20 और 21। देखिए 20 में क्या है, अनुच्छेद जो 20 है यह अपराध दोष सिद्धि मामले में संरक्षण प्रदान करता है, और जो अनुच्छेद 21 है यह क्या करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये दो जो अधिकार हैं यह कभी भी निरस्त नहीं होते हैं। 20 और 21 आप जैसे भी याद रख सकें, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है देश में वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में है, की उद्घोषणा के संबंध में विचार करें और कोर्ट द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला है वित्तीय आपातकाल के समय सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, देखिए ये गलत है, हमें सही चयन करना है, ये गलत है। इसकी न्यूनतम अवधि 2 माह, देखिए बिल्कुल सही ये है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार लागू हुआ है, गलत है, आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, इसकी न्यूनतम अवधि 2 महीने है, फिर भी यह भारत में आज तक लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का विवरण देती है। जैसा आप सभी को पता है जो हमारी पहली अनुसूची है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यह संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व की कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव अवैध घोषित होने से पहले अगर कोई कार्य करता है तो क्या चुनाव अवैध होने के बाद उसके कृत्य संवैधानिक होंगे। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो देखिए जिस प्रकार जो होता है, देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना जो है त्यागपत्र देते हैं। किसे? विधानसभा के उपसभाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। तो देखिए किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में जो मान्यता है वह निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। देखिए अनुच्छेद 324 जो है यह निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन करता है। 324 आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए फिक्की और एसोचैम, ए और दो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। देखिए जो फिक्की और एसोचैम है ये दोनों व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं, ये वो नीति को प्रभावित करने वाले दल हैं। अब देखिए फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और एसोचैम का फुल फॉर्म होता है
एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दोनों जो है किसी भी राजनीतिक दल की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए एक विद्वान हरमन है, इन्होंने दबाव समूह को व्यवस्थापिका का कौन सा सदन बताया है। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, यह व्यवस्थापिका के तीसरे सदन के रूप में इन्होंने जो है बताया कि यह जो दबाव समूह होते हैं वह तीसरे सदन होते हैं व्यवस्थापिका के। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने पर मनोनीत कर सकता है। तो देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय से। अगर हम उदाहरण लें कि देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403। देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, जिसमें एक जो होता है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है आंग्ल भारतीय समुदाय का। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा के सीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, एक को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों यह था हमारा प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज़रूर ले लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और BCSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए विशेष रूप से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।